बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। और पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ हंगामा, लेकिन दुनियाई सियासत की एक अहम तरीन खबर कि पहली मरतबा अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक इंतहाई नामवर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी सऊदी नजाद सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में तहलका खेज़ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अहम तरीन सऊदी शहज़ादों पर इस कत्ल की मनसूबाबंदी करने का और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि इसकी प्लानिंग में MBS यानी सऊदी वलीअहद जो हैं वो भी इसके अंदर मुलव्वस है। ताहम रिपोर्ट के कुछ इक़्तिबासात जारी किए गए, कुछ हिस्से जिनके अंदर नाम थे उन नामों में सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम शामिल नहीं है। ताहम अमरीकी इंतज़ामिया ने यह कहा है कि इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर अब सऊदी अरब से भी बाज़ाब्ता बाज़पुरस होगी। अमरीका की पॉलिसी सऊदी अरब के बारे में क्या है, जमाल खशोगी के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, मशरिक़ वुस्ता में मुस्तक़बिल का अब अमरीका का जो लाहेअमल होगा वो क्या होगा, क्या सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इंतहाई मज़बूत शराकत दारी की बुनियाद के ऊपर चले आ रहे थे, क्या उनमें अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इंतहाई अहम मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास बेहतरीन पैनलिस्ट मौजूद हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, दफ्तर ख़ारजा से स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए और कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ नाज़रीन तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ तशरीफ़ रखते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर इंतहाई अथॉरिटी और सनत का दर्जा रखते हैं नासिर अब्बास शिराजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, इंतहाई अहम जर्नलिस्ट जिनके कत्ल से पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं एक इज़्तिराब पैदा हुआ, तशवीश हुई, मज़म्मत हुई, कंडेमनेशन हुई, लेकिन अब अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल के तमाम तर अनासर सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ इशारा कर दिया गया। आप कैसे देखते हैं अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इसमें MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है, हमारे क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, क्या ये रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने कत्ल किया या कत्ल करवाया। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि वी असेस that Saudi Arabian Crown Prince approved operation to capture or kill। ये देखना है कि क्या ये असेसमेंट है, ये किसी कोर्ट की जजमेंट नहीं है। इसमें डायरेक्टली नहीं कहा गया कि MBS ने इसमें या तो कत्ल किया है या करवाया है। उसमें एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है इन्होंने कि इसमें बाद में जो है वो अगर इसको लपेटना पड़े तो उसको लपेटा भी जा सके। तीन बुनियादी सवाल, इससे पहले कि आप मेरे बाकी दोस्तों के पास जाएं, अगर हमें इन तीन सवालों का जवाब इस वक्त मिल जाए तो इस रिपोर्ट के बारे में वो बातें भी हमें मालूम हो जाएंगी जो हमें नहीं पता। सबसे पहले ये कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया जमाल खशोगी साहब का, कि अगर ये वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बहुत बड़े अखबार के कॉलमिस्ट ना होते तो क्या अमेरिका या वॉशिंगटन इतना बड़ा स्टैंड लेता? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये रिपोर्ट तैयार होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में। और तीसरा ये है कि अगर खशोगी साहब के बारे में कहा गया और उसके बारे में वो एक बंद कमरे में 11 लोगों को बाकायदा तौर पे क्लोज डोर हुआ, फिर उसमें 5 को जो है वो सजाए मौत हुई और खशोगी के बेटों ने इसको माफ कर दिया और वो सजा जो है वो 20 साल वगैरह में हो गई, तो बाकी रह क्या गया? नासिर शिराजी साहब, क्या सिर्फ अमरीकी अखबार का कॉलम निगार होना बड़ी बात है कि वो सऊदी हुकूमत के इंतहाई सख्त नाकिद भी थे? देखिए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि पहले से ये र्यूमर्स चल रही हैं कि वो जो MBS NT रॉयल फैमिली मेंबर्स हैं वो विद इन कंट्री भी और कंट्री से बाहर भी वो किसी न किसी तौर प्रेशर का और टारगेट्स का शिकार हुए हैं। इसी तरीके से वो एंटिटीज़ के जो स्टेट लेवल पे प्रेशर डेवलप कर सकती हैं, ऐसी एंटिटीज़ को भी निशाना बनाया गया है। उनमें से एक लीडिंग एंटिटी ये जमाल खशोगी थे
और चूंकि ये मर्डर हो गया तुर्किश सरजमीन पर, इसलिए ये और ज़्यादा हाईलाइट हुआ है चूंकि उसके मुद्दई मौजूद हैं। जब किसी केस का मुद्दई मौजूद हो तो वो केस जो है वो प्रोमिनेंट होता है जी, और इंतहाई मजबूत हो जाता है। हाँ, और सेकेंडली ये है कि इस केस में जो एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया है वो एविडेंस भी ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर MBS को बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि ये स्टेट ऑपरेटर्स ने किया है, हाई प्रोफाइल स्टेट की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने किया है, और हमने अलबत्ता उन्होंने विदाउट परमिशन किया है। ये उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने एक आज खुद उठाया जाने वाला कदम था। यहाँ से उन्होंने उनके साथ इलादगी इख्तियार की और अपने तौर पे उन्होंने वहाँ लोगों को मुतमईन करने के लिए इनकी फैमिली को भी मैनेज किया है, और इसी तरीके से 6 या 7 लोगों को उन्होंने वहाँ डिटेन भी किया और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग भी हो रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर भी, पाकिस्तान में भी 302 का जो एक केस जब ATC में जाता है तो वो फैमिली उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अब फैमिली से ज़्यादा कोई और स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टेट आ जाती है। जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है उसके अंदर जो एक पावर गेम है, स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अंदर भी अब एक पूरा प्रेशर है नई अमेरिकन जो हुकूमत आई है उसके ऊपर, और वो ये है कि जो चेहरा डिफेम हो गया है अमेरिका का, और अमेरिका का जो पूरी दुनिया में एक लीडिंग रोल था उसको बड़ा ये धचका पहुंचा है ट्रंप पीरियड के अंदर। तो नई एडमिनिस्ट्रेशन इस एफर्ट में है कि वो अपना अच्छा चेहरा और जो वैल्यू बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड अपने बाज़ पोजीशंस हैं उनको एक मरतबा फिर ले आए, ताकि वो दुनिया के अंदर जो अपनी रेलेवेंस सबका जो बहुत तेज़ी से उनके हाथ से निकल रही थी उसको रिटेन करें। तो उन्होंने इससे इस्तेफादा भी किया, और जैसा कि सर ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्निकली ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि जिसमें उनके लिए निकलने का रास्ता भी मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर एक प्रेशर भी आएगा, और ये प्रेशर जो है ये पॉलिसी सेम है लेकिन ये सिक्के का दूसरा रुख है। जो ट्रंप का स्टाइल होता था वो ये होता था कि वो बुलिंग स्टाइल था, ओ किंग यू कांट सर्वाइव विदाउट अस फॉर इवन फॉर हाँ, वो इस तरह कहता था जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और उसमें नहीं है। लेकिन मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अंदाज पोलाइट, डिप्लोमेटिक और ये होगा, और अल्टीमेटली टारगेट एक ही होगा, चूंकि सऊदी अरब और अमेरिका एक दूसरे से इस खित्ते की जो इस वक्त रीजनल इक्वेशंस हैं और जो ईरान का रोल है और इसी तरीके से जो यमन की सिचुएशन है वो इनसे इलादा नहीं हो सकते हैं। उस पे ये अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। प्रोफेसर जफर नवाज जसवाल साहब, एक तरफ तो सऊदी क्राउन प्रिंस मान रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस ने इसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन साथ ही कि वो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो वो मान रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस ने इस प्लान को उनकी मर्जी और मंशा के बगैर अप्रूव किया, तो आप क्या समझते हैं, महज जमाल खोशकी है या इसके पस पर्दा कोई और भी कहानी है पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान? देखें, पहली बात तो ये है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इतनी सिग्निफिकेंस हम क्यों दे रहे हैं? जी, पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया में आई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमेशा डिबेटेबल होती हैं, क्वेश्चनेबल होती हैं, और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर आप लीगैलिटी के हिसाब से देखेंगे जी, पॉलिटिकली इनकी एक सिग्निफिकेंस होती है। और इसका सारा इस रिपोर्ट को इस वक्त जो इस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि टाइमिंग, उसको सामने अगर हम रखें तो इसका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है। अमेरिकन्स की अगर आप सारी फॉरेन एंड स्ट्रेटजिक पॉलिसी पढ़ें तो उसमें आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि वो अपने अलायंस को भी अंडर प्रेशर रखते हैं, और उनको यही उनका लीवरेज होता है कि उनकी कोई ना कोई कमज़ोरी, मसलन हमारी कमज़ोरी थी, हम उनसे वेपन्स लेते थे, हमेशा हमें एम्बार्गोज में ले जाते थे, यूरोप की लगती थी, प्रेसिलर अमेंडमेंट आ जाती जो भी थी, वो हमेशा इसी तरह नेटो जो अलायंस हैं उनके, वो उनके अलावा आप सर्वाइव नहीं कर सकते, दे आर नॉट रेडी टू पे दी डिफेंस बजट्स, उनको हमेशा वो बुली करते हैं नेटो के प्लेटफॉर्म पे। और इसी तरह सऊदीज़ का जो है, क्योंकि ये एक प्रिंस साहब जब MBS बेसिकली किंग नो प्रैक्टिकली वर्चुअली रूलर है, तो उसको इस तरीके से वो प्रेशराइज करने की कोशिश में है कि जी के ये इवन अमेरिकन का ये, और ये बिग पार्ट्स का स्टाइल है होता है हमेशा कि वो जितने मर्जी आप उनके क्लोज अलाए हों, वो आपको पेरेंट क्लाइंट में ही रखते हैं, वो आपको अपने परों के नीचे भी रखते हैं और आपको हमेशा अपने फिक्सेशन में भी रखते हैं। ये उनकी फिक्सेशन है क्योंकि वहाँ पे एक रजीम है और उसमें इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल्स का यहाँ वो उनके अगर देखें ना डिक्टेटर्स या शेख किंग्स जो हैं या जो भी है, अमेरिकन पॉलिसी के लिए वो एक्सेप्टेबल इसलिए होते हैं कि दे सर्व ए पर्पस। जी,
मगर दूसरी तरफ जो इशू ये आ जाता है कि वो किसी वक्त भी डेविएट भी कर सकते हैं, क्योंकि वन मैन शो है, और वहाँ पे अगर उसको अंडर प्रेशर नहीं रखेंगे तो वो उनके काम किस तरह करेगा। रह गया कि इसको अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे देखें तो अमेरिकन के पास इस वक्त सऊदी अरेबिया के अलावा मिडल ईस्ट में कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरब आगे पीछे होता है तो यूएई की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें इस वक्त जो एमबीएस ने इंडिया के साथ जो साइन कर रहा है और जितना वहाँ से उनको ऑयल बेच रहा है और ले रहा है, या उनके साथ जो उनकी डील्स हो रही हैं, तो अमेरिकन के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उसको सर्व करती है। तो एक स्टेज पे हो सकता है कि एमबीएस जो है वो अपना जो उसका 2030 का विजन है उसको सामने रखते हुए वो कई दफ़ा चाइना की तरफ भी रुख करता है, वो हमारी तरफ भी रुख करता है। हमारी तरफ रुख करने का मतलब यह है कि वो सी पैक के ऊपर चलता हुआ कहीं चाइना के बीआरआई में तो नहीं चला जा रहा, उस पर भी उसको चेक रखने के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट है, इसकी टाइमिंग है, इसकी सिर्फ यही वैल्यू है कि किस तरीके से इस एक इंडिविजुअल को काबू रखा जाए। अदरवाइज देखें, स्टेट्स के अपने सिस्टम है, उसके अंदर आप इसको कल को वो ये भी ले जा सकते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे जाके, तो ये तो बिग पावर जो है जो वो कहे वही रूल बन रहा होता है। बेसिकली कोई लॉ नहीं है, उसको अंडर प्रेशर रखने के लिए कि वो उसका जो ग्लोबल है, रशिया भी गया था किंग सलमान, उससे भी दूर रखना है। तो अमर्जिंग जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में है उसमें ये रखना कि सऊदी अरब कहीं अपनी मल्टीपल ऑप्शंस पे तो नहीं जा सकता, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो उस पर चेक रखने के लिए ये एक डिबेट है। जी, यही सवाल करेंगे एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब से कि कोई सऊदी अरब के मल्टीपल आगे उनके क्या डिज़ाइंस हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के मीडिया में आने वाली ख़बर कि अमरीकी CIA की असेसमेंट रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी जमाल खोशकी के कत्ल के बारे में, जिसमें बराह रास्त सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, जिस तरह जसपाल साहब कह रहे हैं कि ये वाक़ियतन सऊदी अरब को प्रेशर में डालने के लिए एक टैक्टिस हो सकती है, या इन रियल सेंस इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी, मामलात आगे तक चलेंगे, या महज दबाव तक रखना मकसद है? देखिए, ये बात बिल्कुल यानी प्रोफेसर साहब की ठीक है कि रियल पॉलिटिक में जब आप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मुल्कों के ताल्लुकात, तो उसमें एक टूल ये भी है, ये जो चेस बोर्ड है ना, उसमें एक टूल ये भी है कि ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये है कि आप पे भी हमारा चेक है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखना ये है कि सऊदी अरेबिया को इस एक स्कैंडली मैं कहूँगा जी, जब ये आया था ना जी, तो उस महीने इनके स्टॉक एक्सचेंज गिर गए थे। सऊदी अरेबिया को तकरीबन 3.25 अरब डॉलर जो हैं वो निकल गए थे। फिर अब ये रिपोर्ट जो अब आई है, तो जनवरी को अगर आप देखें तो बहरीन के और बाकी एक दो जिस तरह कतर बहरीन हैं, इनके स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाते हैं, सऊदी अरेबिया के नीचे आते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो कोई श्रीलंका या नेपाल नहीं है कि ये 2-3 यानी अरब डॉलर जो हैं उसके लिए तो ये सह जाएगा, इसका कोई यानी वो इकोनॉमिक एंगल नहीं है। दूसरा एक और पहलू इसमें यह है कि जब आप अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को देखते हैं, 1933 में शुरू हुए, 1951 में इसको फॉर्मलाइज किया गया, उस वक्त से लेके अगर आप बड़े बड़े देखते हैं ना स्टम्बलिंग स्टोन्स, तो उसमें जिस तरह 1973 का था वो यानी ऑयल क्राइसिस था, जिस तरह यानी दोनों मुल्क जो हैं वो आप, और ख़ासतौर पे इजराइल की अगर आप बात करें अरब इजराइल वॉर थी, बड़ा टेस्टिंग केस था। इजराइल आज भी जो है वो एक बीच में यानी रुकावट है, क्योंकि देखने की बात मतीन साहब ये है सऊदी अरेबिया में है बादशाहत, अमेरिका है जमहूरियत का चैंपियन, ये तो बात ही नहीं बनती। तो ये दोस्ती किस लिए है?
जिसकी आप अभी बात करिए, दोस्ती, मुझे लगता है कि इस दोस्ती की खलीज में या इस दोस्ती की नहर में सऊदी तेल बह रहा है, और जब तक ये तेल बहता रहेगा और जब तक अमरीकी मफादात जो हैं वो पूरे होते रहेंगे, तो ये छोटे मोटे जो हिकअप्स हैं ये आते रहेंगे। ये बिल्कुल आते रहेंगे, और ये आने चाहिए अगर आप वाकई एक सुपर पावर हैं तो। ये एक छोटी सी बात और करूंगा, इसमें हम चूंकि इस वक्त जीटीवी में बैठे हैं जी, और पाकिस्तान है, तो हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान पे इस रिपोर्ट का कोई असर पड़ता है कि नहीं, क्योंकि फॉरेन ऑफिस हमारे ने एक इसके बारे में उसी दिन, उससे अगले दिन ही एक सॉलिडेरिटी का इजहार किया था, जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा था, और उसमें बताना बड़ा ज़रूरी था कि क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पिछले कुछ महीनों से थोड़े से ज़रा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें सॉलिडेरिटी का पैगाम देना ज़रूरी था। नासिर शराई साहब, क्या वजह है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, तो पाकिस्तान आंखें बंद करके सऊदी अरब की हिमायत करता है, चाहे वो मामला यमन से किसी किस्म का अटैक हो सऊदी अरब के ऊपर, चाहे जमाल खोशकी वाली रिपोर्ट हो, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी मुकम्मल सॉलिडेरिटी का इजहार किया, हालांकि रियाद की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ रिस्पांस सर्द है। जी देखें, इसमें अगर आप इनके जो फॉरेन रिलेशन और पाकिस्तान और सऊदी अरब की टाइज़ हैं, इनकी पास्ट की बात करें तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात करें तो गुज़िश्ता चंद सालों से अच्छे खासे अप्स एंड डाउन्स दोनों के रिलेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें बुनियादी बात यही है कि जो स्टेट्स के अपने मफादात होते हैं वो ज़ाहिर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होते हैं, और उसकी बुनियाद पर फिर चीज़ें शेप अप हो रही होती हैं। मसलन सऊदी अरब और यूएई इकट्ठे चलते हैं, इन दोनों ने तकरीबन मैनूवरिंग की है, और इंडिया की जो एक्सेस है इस पूरे रीजन के अंदर जीसीसी में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके साथ साथ ओआईसी के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, फिर ओआईसी के एजेंडे जो हैं उसके ऊपर उनका असरअंदाज होना शुरू हुआ है, कश्मीर को माइनस करने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर अभी इनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलाइंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिक अलाइंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। नेचुरली पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से परेशान है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन करार देता है सी पैक को। सी पैक जो है वो चाइना के साथ नती है, वो रीजन और वो कंट्रीज जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, तो नेचुरली एक ख़ास जो ऐसा पाकिस्तान है कि जिसको ये पोजीशन लेनी पड़ रही है कि पाकिस्तान ने यमन वार के अंदर नहीं गया है वो सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली बहुत सारे एडवेंचर्स में उनको सपोर्ट उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से सऊदीज डिमांड करते थे, और पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सऊदी पोजीशन को क्वेश्चन किया है थ्रू फॉरेन मिनिस्टर, ये भी पहले नहीं हुआ है। लेकिन सिंबॉलिकली अभी भी जो एक 40-50 साल की हमारी रिलेशनिंग की एक हाइट पीक रही है, तो उसके नतीजे में अभी भी कम से कम इतना है कि पाकिस्तान सिंबॉलिकली जो है वो ओन करता है, डिप्लोमेटिक वो देता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि डिफरेंसेस इस वक्त किस लेवल पे हैं, कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, एफएटीएफ के मसाइल आपके सामने हैं, तो बड़े अच्छी सतह पे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है स्टेट लेवल पे दोनों एक दूसरे को अपनी मैसेजिंग भी कन्वे कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ये वाली चीज़ें जो है वो हो रही हैं, लेकिन इतना एक उसको शुगर कोट किया हुआ है कि कम से कम इमीडिएट एनिमी जो आपका है वो इससे साइकोलॉजिकल कम से कम बेनिफिट हासिल ना करे, अगरचे वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है इंडिया बिलखसूस। प्रोफेसर जसपाल साहब, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब के साथ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री ब्रदरली रिलेशंस हैं, दोनों के साथ पाकिस्तान कहता है कि ताल्लुकात की नोयत स्ट्रेटेजिक है। गल्फ में सऊदी अरेबिया के अलावा पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं एज़ फार एज़ ऑयल इज़ कंसर्न? चूँकि हम हमेशा कहते हैं कि जी हमें ऑयल चाहिए, हमें कैश चाहिए, और वो कैश मिली भी, लेकिन बाद में जब ताल्लुकात में थोड़ा सा उतार आया तो वो कैश वापस भी ले ली गई। आप क्या समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया के अलावा और क्या ऑप्शन है एज़ फार एज़ डेफर्ड ऑयल फैसिलिटीज़ कंसर्न? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी यहाँ बात और भी कर दूँ कि जब आप जर्नलिस्ट खशोगी की बात करते हैं तो अमेरिकन नेशनलिस्ट भी बनता है जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है, क्योंकि अगर आप देखें ना, कज़ाफ़ी के 2 अमेरिकन नेशनल्स में हिट हो गए थे, तो टेररिज्म डाल के तो उन्होंने उस पर कतन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये एक फेयर रहेगा एमबीएस के लिए भी, इसको लाइट आप उस हिसाब से नहीं ले सकते। मगर दूसरी जो आपका सवाल है उसमें देखिए, हमारा सऊदी अरेबिया के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंसी ये है कि हमारी वर्किंग क्लास वहाँ पे
रेमिटेंस अर्न करती है। हमने वहाँ पे हज के लिए भी जाना होता है, हमारे कई रिलीजियस भी ये है एहसास पहलू है, और बिल्कुल। फिर मुआशी हमारी पहलू है। फिर हमारा जो मुल्क है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और इस्लामिक आइडियोलॉजी में आप सऊदी अरेबिया को एक देते हैं, नाराज नहीं कर सकते। नहीं, देखिए हमें एक चीज़ पे क्लियर होना पड़ेगा, हमारा ये जो माइंड सेट है कॉलोनियल माइंड सेट कि जी के इस बात पे हम बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, इशू बेस्ड हो जाएगा। अगर सऊदीन से बुचर ऑफ गुजराती मुस्लिम्स को हाईएस्ट अवार्ड दे सकते हैं तो हमें भी नहीं शर्माना चाहिए कई चीज़ों पे बात करते हुए, और सऊदीन स्टार्ट लर्निंग। जिस तरह अमेरिकन ने कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान उनकी बात को डिनाई करेगा, अब उनको लर्न कर रहे हैं, अब आपसे एंगेज भी कर रहे हैं, तो इसी तरह सऊदीज भी करेंगे और हमें भी लर्न। दूसरी ये कि आपको एक्सपेक्टेशंस जो है अपनी कम करनी पड़ेंगी। अगर आप न्यूट्रल हो सकते हैं 2014 में, और जब वो कतर की सीज करते हैं आप उस पर न्यूट्रल स्टैंस ले सकते हैं, फिर सऊदीज का भी राइट है कई जगहों पे न्यूट्रल होने का। आप अगर इसी तरह अगर हम ईरान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करते हैं तो हमारा भी राइट है। तो हमें इशू बेस पे अपनी फॉरेन और स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उसमें कोई चीज़ हमारी उनके साथ लिंक नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके अंटाए हो गए, या जो लिंक कर रही है उस पर हमें खुल के आना चाहिए। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हमें रहना पड़ेगा और इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और यही सवाल एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, चूंकि आप दफ्तर खारजा के साथ रहे, हमेशा हमारी खारजा पॉलिसी पे रियाद और वाशिंगटन का प्रेशर रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क की कोई ऐसी किताब नहीं होती जो संगे मील पब्लिकेशन छापता है और कहता है कि जी ये फॉरेन पॉलिसी होगी, 14 अगस्त 1947 को ये तय हो गया कि अब ये होगा, अब ये होगा, मुस्तकिल होंगे, बदलती रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरह जसपाल साहब ने अभी कहा कि आपको देखना ये पड़ता है कि किसी गिवन एनवायरनमेंट में 3 लेवल्स हैं जिस पे आप पहले किसी चीज को, किसी वाक्य को देखते हैं। एक बायलैटरल होता है, एक रीजनल होता है और एक इंटरनेशनल होता है। तो जब भी कोई चीज डेवलप होती है, मसलन यही जो आपने रिपोर्ट CIA की बात कर रहे हैं, ये आती है तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉरेन ऑफिस में बैठ के कि हमारा बायलैटरल ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया से कैसा है, हमारा अमेरिका से कैसा है। दूसरा, अगर हम कोई बयान देंगे या देंगे भी कि नहीं देंगे, देना भी चाहिए कि नहीं, तो उसमें हम देखेंगे कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है। खित्ते की सूरत हाल जब समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है। जब ये तीनों लेवल पे आप किसी वाक़े को या किसी खबर को असेस कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आप उस वाक़े या उस खबर पे रिएक्ट करते हैं। अब जब ये आती है बात कि जी पाकिस्तान को ये आपने जिस तरह से बात की कि मोर लॉयल देन द किंग होने वाली बात जो थी, ये ज़रूरी भी थी कि नहीं थी। देखिए, जिस तरह अभी यहाँ पे बात हुई, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से अभी इस तरह के नहीं हुए कि हम ऑप्शंस ढूंढें कि हमारे पास कोई और ऑप्शंस हैं कि नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं ज़्यादातर तो मुसलमान हैं। सऊदी अरेबिया में मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है और फुल स्टॉप। इसके यहाँ बाद पे तो लेते बात- हैं एक ब्रेक, इसके बाद तो और बात- ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदेद। नासिर शिराजी साहब, 2 ममालिक में ज़ाहिर बात है अमरीका का दबाव है। पाकिस्तान में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल हुए, लेकिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया का बेहद दबाव था पाकिस्तान के ऊपर। कोर्ट ने यह रूल किया कि एविडेंस शॉर्ट है, और एविडेंस शॉर्ट होने के बायस उन्हें सजाए मौत नहीं दी जा सकती, और अब तक उनकी जो 18 बरस की कैप्टिविटी है जेल के अंदर, उसको इलीगल करार दिया। दूसरी तरफ हम टर्की में देखते हैं कि जमाल खोशगी का कत्ल, और उसके ऊपर अमेरिका सऊदी अरब के साथ बिल्कुल आमने सामने आया हुआ है। और पहले हमारे पैनलिस्ट कह चुके हैं कि ये अमेरिकन नेशनलिज्म है कि वो अपने नेशनल्स के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। तो ये सवाल आपसे ये है कि जमाल खोशगी हो या डैनियल पर्ल हो,
इनके पसे पर्दा क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट थे? आखिर इन 2 सहाफ़ियों के कत्ल के ऊपर ये ग्लोबल इश्यूज़ क्यों बन गए? देखिए, एक तो अमेरिकन पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लें, अमेरिका का एक डायलेमा है जी कि जहां अमेरिका मुख्तलिफ जंगी एडवेंचर्स के अंदर भी गया है, वहां पे भी अमेरिका का वीक पॉइंट ये रहा है कि उसके फौजी हिट नहीं होने चाहिए, उसके फौजियों फौजी हिट को नहीं होने हिट ना चाहिए, किया यानी जाए। वो ह्यूमन लॉस अपने फौजियों का, ये उनकी वीकनेस है और उसका इफेक्ट वहाँ पर बड़ा जो है वो सख्त जाता है और उसके नतीजे में उनकी सोसाइटी में बड़ी दरारें पड़ी हैं और बहुत प्रेशर वहाँ पर मौजूद है। यही मसला उनका ये है कि एक कंट्री जो अपने आप को बहरहाल एक बड़ी पावर जो है वो कंसिडर करता है, तो उस कंट्री के ऊपर कम अज़ कम ये ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपने शहरियों के और अपने इंटरेस्ट का दिफा तो करेगा। बस अगर उसका शहरी जो है वो, यहाँ तो एक स्टेट लेवल का मसला है कि जो खौशक जी का मर्डर है वो बेसिकली स्टेट के ऊपर आता है जी। और ये वाला जो मर्डर है ये जाहिर है कि एक नॉन individual। स्टेट एक्टर की तरफ से हुआ है, इंडिविजुअल की तरफ से हुआ है और स्टेट ऑपरेटर्स जो है वो एक्टिव हुआ है, उन्होंने उसको थ्रू लीगल प्रोसेस जो है उसको कन्विक्ट करने की कोशिश की है। अब अगर कहीं लैकूना रह गए हैं या कोई मसला रह गया है तो ये बिलाखिर एक लंबी सजा भी उसने काटी है और वो स्टेट के सामने जवाब दे, और स्टेट ने बहरहाल उसको डिटेन किया है और उसको लीगल प्रोसेस के अंदर लेकर गया है। तो बहरहाल अमेरिका का तो ये इंटरेस्ट तो होना चाहिए, ये नेचुरल है। ये तो हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ये वीकनेस होती है कि वो अपने शहरियों के मामले में इतना स्टैंड नहीं लेते। शहरी हमारा हो और दुनिया के अंदर कहीं भी उसका कोई मसला बने तो हमें अपने शहरी के लिए भी उसी तरीके से पेन लेना चाहिए। तो ये तो नेचुरल है कि वो अपने शहरियों के लिए ये स्टैंड लेते नजर आएंगे। प्रोफेसर जसपाल साहब, ये फरमाइए कि ये जमाल खुशकी का कत्ल महज एक इंसिडेंट है या आप आगे आने वाले वक्तों में और देख रहे हैं कि इसके अलावा भी इश्यूज़ के ऊपर, जिस तरह बाइडन साहब ने कहा कि इंसानी हकूक़ के ऊपर भी हम सऊदी अरब से बातचीत करेंगे, तो आप कैसे समझते हैं इस जमाल खुशकी के अलावा फ्यूचर में भी आप देखते हैं कि कोई और एरियाज़ ऑफ कंसर्न भी अमेरिका के लिए जिसके ऊपर सऊदी अरब से बड़ी सीरियसली डिस्कशन होगी, पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स? देखिए, एक तो जिस वक्त बाइडन आए और जो उनकी कैंपेन थी उस वक्त एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ हो रही थी कि जो वैल्यूज़ पिछले 4 साल से वेकेशन पे थी वो अब वापस आएंगी, और डेमोक्रेट्स की हमेशा ह्यूमन राइट्स ये वो चीज़ है जी, उसके ऊपर की प्रायोरिटी रही है, उसमें प्रायोरिटी आएगी। मगर जहाँ भी अमेरिका का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होता है, मिलिट्री इंटरेस्ट होता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स को लिप सर्विस मिलती है। सऊदी अरेबिया में उनका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब बातें लिप सर्विस होगी। हाँ, एज एन इंडिविजुअल को कि इनको वहाँ अंडर प्रेशर रखने के लिए ये टैक्टिक ज़रूर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इतनी ह्यूमन राइट्स की बात है तो कश्मीर तो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ क्यों नहीं अमेरिकन की, क्योंकि वहाँ पे वो बड़ी मार्केट है या उनका स्ट्रेटजिक लाया है। इसलिए ये जो वैल्यूज़ की बात है ना, जो ह्यूमन राइट्स की, और ये दे आर गुड टर्मिनोलॉजीज, मगर जहाँ पे अमेरिकन की फॉरेन स्ट्रेटजिक पॉलिसी के अंदर स्ट्रेटजिक डोमिनेट करेगा वहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि जब पहले भी आपने कहा और शराई सर ने बड़ा अच्छा बताया आपको कि कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं, डैनियल पर्ल को हमारी अदालत उसके 18 साल बाद कातिल को अगर रिव्यू कर रही है, तो रेमंड डेविस भी तो यहाँ ये कुछ करके गया था, वो भी चीज़ें हैं। इसलिए हमारी मेमोरीज शॉर्ट हो जाती हैं। हम जो अमेरिका में एक चीज़ छपती है, चाहे अंग्रेज वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, हम फौरन उसको पकड़ के चल पड़ते हैं। नहीं, इस तरह चीज़ें नहीं चलेगी। जी, एम्बेसडर नजीब साकिब साहब, वक्त इंतहाई कम है, चीज़ें ऐसे नहीं चलती। रेमंड डेविस भी हम बहुत जल्द भूल जाते हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, एबटाबाद ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी ब्रीच हुई। आगे आप आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं अमेरिका की मजमूई पॉलिसी मशरिक़ वस्ता के बारे में, कितनी स्ट्रेटेजिक तब्दीली होगी? देखिए जी, प्रेसिडेंट्स बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, कभी कोई काला होगा, कभी कोई गोरा होगा, कभी इधर से होगा या उधर से होगा, लेकिन अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो रहेगा, सुप्रीम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इस खित्ते की अहमियत उस वक्त तक है, आपने मिडल ईस्ट की मशरिक़ वस्ता की बात की, जब तक यहाँ पे एनर्जी सोर्स है, और उस एनर्जी सोर्स को जिस तरह से बड़ी ताकतें और ख़ास तौर पे अमेरिका चाहता है वैसा ही होगा। अब ये कहना कि जी अमेरिका ने अगर ऐसे किया है तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि आप अपनी पोजीशन देखते हैं। आलम यह है कि जिस तरह किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने कुछ काम दिया ना छोटे ब्यूरोक्रेट को, तो वो वाली असेसमेंट करके देता है जो उसके ख्याल में
उसके बॉस को अच्छी अच्छी लगे उसके ख्याल के मुताबिक। ये वो कॉलोनियल है, यानी माइंडसेट जिसकी अभी यहाँ पे इस पैनल में बात हो रही है। सवाल ये नहीं है कि कॉलोनियलिज्म जो है वो अभी तक अप्रोच हमारे दिमाग में है। सवाल ये है कि ये निकलेंगे कैसे, और इसके लिए टाइम लगेगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में खित्ते की हद तक, काफी हद तक इसने फॉरेन पॉलिसी के काफी सारे इश्यूज संभाल लिए हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं, बस ये सिर्फ कश्मीर का जो है ना, मकबूजा कश्मीर का, इसके बारे में थोड़ी सी समस्या है कि अब इसमें कैसे आगे बढ़ना है। जी नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जमाल खुश्की के बारे में, जिसके बाद पहली मरतबा दोनों ममालिक के दरमियान सख्त तरीन बयानात का तबादला हुआ। सऊदी अरब ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इंतहाई अहम पहलुओं के ऊपर हमारे पैनलिस्ट ने रोशनी डाली। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र नवाज जसपाल साहब और नासिर अब्बास शिराजी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।